Good morning, everyone. I hope you all are safe at your places and following all the protocols given by the government. So, anybody have any doubt regarding our last class? कोई भी doubt है आपको अपनी last class से regarding? First of all, by raising your hand, tell me. Let me know कि आप मेरी voice सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं. You are able to hear me? Okay, so connection is quite good. Okay, so everybody please lower down your hands. Lower down your hands, everyone. Lower down your hands. ओके क्लास, हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टू इम्पोर्टेंट बैटल्स थे उनके बारे में पढ़ा. बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सार. कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके साथ बैटल्स हुए, पहले बैटल्स हुए, और जो बैटल ऑफ प्लासी था वो एक मेजर विक्ट्री थी इंडियंस के अगेंस्ट में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की. ठीक है. और उसके बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल जो है एक्सपेंड करना, जो अपना ट्रेड है वो एक्सपेंड करना वो स्टार्ट कर चुके थे. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? जो गोल्ड से पहले परचेज क्या करते थे, जितने भी रिसोर्सेज और गुड्स परचेज करना होता था, अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो कम हो चुका था. और जब उनको दीवान बना दिया गया था, दीवान भी बनाया था. हमने कल पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया गया था. दीवानी बनाने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी वो गोल्ड से एक्सचेंज होते थे गुड्स, उसको भी उन्होंने एकदम से बंद कर दिया परचेज करना. अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? इंडियन से इंडिया में वहीं पे जो ट्रेड कर रहे थे, उनके जो रेवेन्यूज आ रहे थे, उसी से वो क्या कर रहे थे? जितने भी उनके एक्सपेंसेस हो रहे थे उनको फुलफिल कर रहे थे. ठीक है. सो क्लास, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में क्या होता है बैटल ऑफ बक्सार और बैटल ऑफ प्लासी के बाद में. देखिए, नाउ कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स. अब ये नवाब्स जो वर्ड है, ये भी कौन सा वर्ड है? हमने कल एंग्लिसाइज्ड वर्जन पढ़ा था पलाशी का, कि जो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो इंग्लिश जो मैन थे उन्होंने पलाशी को प्लासी बना दिया. जस्ट लाइक दैट नवाब्स को, जो नवाब होते हैं, उनको उन्होंने क्या बना दिया? नवाब्स बना दिया. उनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी उसके थ्रू क्या बोला करते थे? नवाब्स बोला करते थे. उसको वो प्रोनाउंस कैसे करते थे? नवाब्स की तरह. नाउ व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? नवाब्स का मीनिंग क्या है? एक नवाब होने के उनके क्या फायदे हैं? ठीक है. नवाब होने के क्या फायदे हैं? इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी. अब वो नवाब बन चुके हैं. नवाब का मतलब क्या है? वो रूलर ही होता है. सो अब वो नवाब बन चुके हैं तो कंपनी के पास और ज्यादा पावर हो चुकी थी. ठीक है. और ज्यादा उनके पास अथॉरिटी आ चुकी थी, पावर आ चुकी थी. तो अब वो जितना भी ट्रेड कर रहे थे वो और अच्छी तरीके से कर सकते थे. बिकॉज वो नवाब बन चुके थे. नवाब के जैसे वो रहने लग गए थे. Now, after the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give lands and lost sum of money. प्लासी, जो हमारा बैटल ऑफ प्लासी है, उसके बाद में क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जो एक्चुअल नवाब्स थे बंगाल के, लाइक मुर्शिद काली खान, सिराजुद्दौला खान, अली वर्दी खान, और आफ्टर दैट जो भी उनके सक्सेसर्स रहे थे,
उन सबको क्या किया था, उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपनी लैंड जो है, अपनी टेरिटरी जो है वो हमें दे दे, ठीक है। एंड वास्ट सम ऑफ मनी, वास्ट सम ऑफ मनी का मतलब क्या है, उनको बहुत पैसा दिया जाता था। हमने अपनी लास्ट क्लास में बताया, मैंने आपको बताया था कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो नवाब थे उनको 5 लाख रुपए महीने के वो दे रहे थे एज ए रेवेन्यू, ठीक है। नाउ रॉबर्ट क्लाइव जो थे, क्या कौन थे, गवर्नर थे, had come to Madras in 1743 at the age of 18 and left India with lump sum assets। और उनकी जो रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर थे वो 18 इयर्स के थे और वो चेन्नई, जो हम मद्रास बोल रहे हैं यहाँ पे आज की डेट में उसको चेन्नई बोला जाता है, जो तमिलनाडु का स्टेट है, उसकी कैपिटल है। मद्रास में 1743 में आए थे और जब भी वो इंडिया छोड़ के गए थे उनके पास जो वैल्यू ऑफ मनी था बहुत ज्यादा था। आपकी बुक में गिवन है अप्रोक्सीमेटली उनके पास कितना पैसा था, वो कितना पैसा लेके गए थे, कितनी असेट्स लेके गए थे इंडिया से, अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ के जितनी उनकी जो असेट्स थी, 4 करोड़ की वर्थ वैल्यू की वो असेट्स थी, ठीक है। नाउ व्हेन ही अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, 1743 में वो मद्रास में आए थे एज ए वर्कर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एज अ बिजनेसमैन आए थे और उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल गवर्नर बना दिया था। बंगाल का कब बनाया था, 1764 में बनाया था। He was asked to remove corruption in company administration but was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament। उनको बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1764 में और उसके बाद में क्या हुआ था, उनको बोला गया था कि जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है कि आप वहां का जो करप्शन क्या होता है, जो काले आप सुनते हैं, करप्शन बहुत बार वर्ड सुनते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में कि कोई यहाँ पे कंपनी के असेट्स के साथ, कंपनी के पैसे के साथ कोई झोलमाल, आप बोल सकते हो झोलमाल तो नहीं कर रहा है, कोई ब्लैक मनी तो नहीं रख रहा है अपने पास। तो उनको बोला गया था कि आप करप्शन हटाइए, बट उन्हें खुद को क्रॉस एग्जामिन किया गया था 1772 में, ठीक है। किसने किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था, ठीक है। नाउ ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। इनका ये जो इन पे आरोप लगा था कि ये करप्टेड हैं, ये जो आरोप लगा था इससे उनको हटा दिया गया था कि वो जो थे गुनहगार साबित नहीं हुए। तो फिर भी उन्होंने क्या है 1774 में सुसाइड कर लिया था। और बेटा मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी, रॉबर्ट क्लाइव ऐसे गवर्नर थे जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था, जिन्होंने एज ए गवर्नर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो वो बंगाल सॉरी वापस इंग्लैंड गए तो वो बहुत पैसा लेके गए थे और बहुत नवाबों वाली जिंदगी जी रहे थे। इनके जितना पैसा किसी ने नहीं कमाया था एज अ पोस्ट ऑफ गवर्नर, ओके। Not all the company officials succeeded in making money like Clive, as I already told you. Many died an early death in India. बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई थी इंडिया में बहुत कम उम्र में, ठीक है। जैसे ही वो आए थे बहुत जल्दी उनकी डेथ भी हो चुकी थी। Now, many of them returned back to Britain. बहुत से लोग वापस ब्रिटेन भी गए और उनकी जो लाइफ थी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी थी, ठीक है। बहुत पैसा लेके गए और वहां पे अच्छे से जी रहे थे। अब बोलते हैं ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो वर्क करने के लिए इंडिया में आए, कुछ साल उन्होंने काम किया, पैसा कमाया, वापस से ब्रिटेन गए, इंग्लैंड गए और उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ वहां पे जी, ठीक है। Now, those who managed to return with wealth led fleshy lives and flaunted their riches. They are called nabobs. Now, जो जिन्होंने पैसा कमाया वहां पे, ठीक है, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी में जिन्होंने पैसा कमाया, ठीक है, बहुत सारी वेल्थ हो गई, जिनके पास बहुत सारी असेट्स हो गई, तो वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे वहां पे, ठीक है। और वो अपना फ्लॉन्ट भी कर रहे थे कि हमारे पास इतना पैसा है, ओके। सो दे फ्लॉन्टेड देयर रिचेस आल्सो। और इन सब लोगों को ही इंग्लैंड में, ब्रिटेन में क्या कहा गया है, नबॉब्स कहा गया है। नबॉब्स मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगी क्या है, नवाब्स, नवाब्स का एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन है। वो नवाब्स को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश मैन थे, वो कैसे नवाब्स को क्या प्रोनाउंस करते थे, नबॉब्स प्रोनाउंस करते थे, ओके।
कंपनी रूल एक्सपेंड्स, कंपनी का जो रूल है वो एक्सपेंड कैसे हुआ, बढ़ा कैसे कंपनी रूल। देखते हैं। Several key aspects of Indian states emerged from 1757 to 1857। आप सबको पता है 1857 में जो है ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था, जो हम पहला रिवॉल्ट बोलते हैं कि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में किया था, एक वॉर किया था, वो द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं, जिसमें झांसी की रानी और काफी ऐसे मंगल पांडे, काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो 1757 का जो पीरियड था, और 1757 से आपको पता है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, 23 जून, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ। 1757 से 1857 तक बहुत से ऐसी चीजें थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में चेंजेस हुई थी और बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुई थी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी। ठीक है, now company used various variety of political, economical, diplomatic methods to extend its influence। अब कंपनी क्या कर रही थी, बहुत से वो पॉलिटिक्स भी खेल रही थी। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और बहुत से ऐसे मेथड्स यूज कर रही थी जिससे कि कंपनी का जो इन्फ्लुएंस है उनके पास रहे। ठीक है, जो इंडियंस हैं, जो नवाब्स थे, जो इंडियंस थे, उनके लिए उनकी लाइफ में रहे और जिससे कि वो कंपनी को माने। ठीक है, कंपनी के लिए वर्क करें। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जो हमने कल पढ़ा 1764 में हुआ था, द कंपनी अपॉइंटेड पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स। अच्छा, पहले ये बताओ बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन डिफीट हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम जो थे, उनके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने ये बैटल ऑफ बक्सर की थी। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और उसके बाद कंपनी ने बहुत से अपने एजेंट्स बोलते हो आपने बहुत सी मूवीज में नाम सुने होंगे कि इंडियन स्पाइज हो गए या बहुत से स्पाइज हो गए, एजेंट्स होते हैं जो वर्क करते हैं, छुप के काम करते हैं। तो उन्होंने बहुत से ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स को क्या कर दिया, इंडियन स्टेट्स में स्पाई करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, स्पाई करना मतलब छुपके से, विदाउट एनी आइडेंटिटी आप क्या कर रहे हो, उनको देख रहे हो, वहां की इंफॉर्मेशन दे रहे हो स्टेट की। Now, their job was to serve the interest of the company। उनका मेन जॉब क्या था, जो कंपनी चाहती है उनके इंटरेस्ट को क्या करें, उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करें। ठीक है, this was the main motive of the East India Company to appoint the political and commercial agents, or you can say spies, in the Indian states। Now, company tried to decide who was to be the successor of the throne and who was to be appointed in administrative post। Now, first of all, I would like to tell you the meaning of successor and throne। इसका मीनिंग क्या होता है? सक्सेसर मतलब कोई राजा रूल कर रहा है, अब उस राजा के रूल करने के बाद कौन रूल करेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सक्सेसर। ठीक है, थ्रोन मतलब होती है राजगद्दी। कंपनी ने, अब कंपनी ये भी ट्राई करने लग गई कि अब जो राजगद्दी है, जो इनका किंगडम है, उसमें कौन रूल करेगा, आगे कौन बैठेगा, राजा कौन बनेगा, वो भी अब कौन डिसाइड करने लग गई, कंपनी डिसाइड करने लग गई थी। ठीक है, कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जहाँ पे जितने भी आपके पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशंस को हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, जहाँ पे ये सारे वर्क मैनेज होते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब कंपनी ही डिसाइड करते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं, मिनिस्टर्स की पोस्ट हैं, जो हमारे इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखेंगे, मैनेज करेंगे, उस पोस्ट में भी कौन आएगा, वो कौन डिसाइड करता था, कंपनी डिसाइड करती थी। ठीक है, नाउ सब्सिडरी अलायंस। नाउ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है जो हमें याद रखना है और जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस, ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, एक फोटोग्राफिक फ्रेम देख रहे होंगे, ये लॉर्ड वेल्सले का फ्रेम है। ठीक है, लॉर्ड वेल्सले की फोटो है, जो भी अंकल आपको दिख रहे हैं जो गवर्नर थे, लॉर्ड वेल्सले थे। ठीक है,
द सिस्टम वॉज सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? सब्सिडरी का मीनिंग क्या होता है? सब्सिडरी का मीनिंग होता है सपोर्ट। नाउ दिस सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? सपोर्ट। ओके, दिस सिस्टम वाज नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस मतलब कि हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये पॉलिसी है। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। यूज्ड बाय, किसने यूज किया था? लॉर्ड रॉबर्ट वेल्सले ने किया था। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि which governor general of India टेक आउट द सिस्टम ऑफ नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को यूज किया था इंडिया में? तो योर सिंपल आंसर इज लॉर्ड रॉबर्ट वेल्सले। वो गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक थे? 1798 से 1805 तक थे। ठीक है। Now, every ruler in India had to accept to pay a subsidy. Now, subsidy क्या होता है? सपोर्ट बोल सकते हो। मैंने अभी आपको सब्सिडरी का मीनिंग बताया। जितने भी रूलर्स थे इंडिया के, उन सबको एक सब्सिडी पे करनी पड़ती थी। सब्सिडी टू ब्रिटिश। अब आप एक सब्सिडी का एक आप ये भी मीनिंग ले सकते हैं कि आप सबके घर में एलपीजी गैस आती है, बहुत लोगों के घर पे आती है, तो गवर्नमेंट ने बहुत से लोगों को क्या दे रखा है? सब्सिडी दे रखा है कि सपोज जो गैस सिलेंडर आपके घर पे आता है वो 1000 रुपीज का है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो 1000 रुपीज है, बट गवर्नमेंट क्या कर रही है? उस 1000 रुपीज में कुछ पैसा जो है गवर्नमेंट दे देती है। तो इट्स आवर चॉइस कि हम वो सब्सिडी लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, तो सब्सिडी मतलब एक लिटिल बिट सपोर्ट हो गया। तो जस्ट लाइक दैट, जितने भी इंडिया के रूलर्स थे उनको एक सब्सिडी एक्सेप्ट करनी पड़ती थी, एक पे करनी पड़ती थी। किसके लिए? ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा देना पड़ता था उनको। आप ये सब ये मान लीजिए, इन रिटर्न प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज। और इसके रिटर्न में ब्रिटिश आर्मी क्या करेगी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करेगी? ब्रिटिश आर्मी उनको, उनके जितने भी इंडियन रूलर्स हैं उनको उनकी एनिमीज से प्रोटेक्ट करेगी, विच गेव ब्रिटिश enormous expansion। अब एक रूलर है, सपोज रूलर ए है, ठीक है, अब उसका एनिमी कौन है? उसका एनिमी है रूलर ई। ओके, अब अगर ब्रिटिश आर्मी क्या कर रही है? सॉरी, इस रूलर ए को हेल्प कर रही है, ठीक है, और ये रूलर ए क्या कर रहा है? इन एक्सचेंज में उसको सब्सिडी पे कर रहा है, पैसा दे रहा है। तो अब ब्रिटिश आर्मी उसको हेल्प कर रही है इससे हराने में। तो क्या होगा? अब यहाँ पे भी जो एक्सपेंशन है, इनॉर्मस पावर्स आ जाएंगे इनके पास, ब्रिटिश आर्मी के पास। तो इससे क्या होगा? एक्सपेंशन हो जाएगा। और एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना। ठीक है, इससे क्या होगा? अब ब्रिटिश आर्मी क्या कर पाएगी? और एरियाज को, और लैंड को, और टेरिटरी को क्या कर पाएगी? एक्सपेंड कर पाएगी, वहां पे रूल कर पाएगी। ओके, नाउ इफ द रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, बट अगर जो रूलर्स हैं जिन्होंने बोला है कि हम आपको सब्सिडी पे करेंगे, पहली बात तो वो फोर्स करते थे पे करने के लिए, बट इन केस रूलर्स पे नहीं कर पाते थे तो उनका रूलर्स के साथ क्या किया जाता था? then part of their territory was taken away as penalty। वो क्या करते थे? सपोज wait, ठीक है, सपोज दिस इज द लैंड ऑफ अ रूलर ए, रूलर ए का लैंड है। तो अब ब्रिटिश आर्मी क्या कर रही थी? ये देखिए, ये जो पार्ट है इसमें से ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट उनसे पेनल्टी के रूप में ले लेती थी। बोलते कि आपका ये इतना लैंड है, मैं इस लैंड में, ये जो आपका लैंड है, हम ब्रिटिश आर्मी अपने नाम पे कर लेती थी, एज अ पेनल्टी अपने पास रख लेती थी। अब यहाँ से जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है, वो किसके लिए, किसका होता था? ब्रिटिश आर्मी का होता था। ठीक है, नाउ इन 1801 नवाब ऑफ अवध। अब देखो, कंफ्यूज मत होना, हमने बंगाल ऑफ नवाब में पढ़ा था। फर्स्ट मुर्शी कुली खान पढ़ा, फिर अलीवर्दी खान पढ़ा, और मैंने बोला था सिराजुद्दौला। मैंने बोला था सिराजुद्दौला को सुहाजुद्दौला से कंफ्यूज मत होना, दे बोथ आर डिफरेंट पर्संस, दे बोथ वर डिफरेंट पर्संस। ओके,
जो अवध के नवाब थे, कौन थे? सुजाउद्दौला, ठीक है। और वो कौन थे? सिरजउद्दौला। ओके, वो बंगाल के नवाब थे और ये सुजाउद्दौला कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब थे। Was forced to give over half of his territory to company as he failed to pay the subsidiary forces। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया अगर कोई भी पेमेंट नहीं कर पाता था तो उसे लैंड देनी पड़ती थी, एक अपनी टेरिटरी देनी पड़ती थी, कुछ पार्ट देना पड़ता था, ठीक है। तो सुहाजुद्दौला का ये एग्जाम्पल है कि जो नवाब अवध के जो नवाब थे सुहाजुद्दौला, वो अपना कंपनी को सब्सिडी पे नहीं कर पाए थे, ठीक है, पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो इसलिए उनको सब्सिडरी फोर्सेस, उनको एज ही फेल टू पे द सब्सिडरी फोर्सेस, उनको अपनी कुछ पार्ट, ओवर हाफ ऑफ इज मतलब आधे से भी ज्यादा क्या है, लैंड जो है, टेरिटरी जो है वो देनी पड़ गई थी। ओके, you all are able to understand? Just raise your hands if you are able to understand whatever I am telling you. समझ आ रहा है? Okay, that's quite very good. Okay, now lower down your hands. Okay, so class, Hyderabad also forced to cede territories. हैदराबाद भी क्या था? हैदराबाद को भी अपनी कुछ टेरिटरी जो है देनी पड़ गई थी, ठीक है। टेरिटरी का मतलब मैंने बताया लोकेशन, ये लैंड होती है, रीजन होता है, ठीक है। हैदराबाद को भी कुछ वो अपनी सब्सिडरी फोर्सेस दे नहीं पाए थे, ठीक है, पेमेंट कर नहीं पाए थे, इसलिए उनको भी क्या करना पड़ा था, अपना कुछ पार्ट देना पड़ गया था। ओके, ये जो नीचे आप एक फ्रेम और देख रहे हैं, ये देखिए, ये वाला जो फ्रेम आप देख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या, ये क्या है? नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध विद हिज सन्स एंड द ब्रिटिश रेसिडेंट, पेंटेड बाय टिली केटल, ठीक है। टिली केटल एक पेंटर का नाम है। ओके, इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टिली केटल एक पेंटर का नाम है। ये उन्होंने पेंट किया है कि उसके सन सिराजुद्दौला और उनके सन से क्या है, ब्रिटिशर्स की थोड़ी बहुत बात हो रही है, ब्रिटिश रेसिडेंट की। एज आई टोल्ड यू कि सिराजुद्दौला जो थे वो पे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो उनकी फोर्सेस ले ली थी, तो मे बी एक कोई उनका आर्ग्यूमेंट हो गया होगा, इस वजह से क्या किया था, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, कुछ साइन करवाया होगा कि आज से आपकी इतनी लैंड क्या है हमारे पास। ओके, नाउ देयर इज आपकी बुक में ना कुछ पार्ट्स आपके ये डू यू नो के कुछ सोर्सेज गिवन हैं जो उस टाइम के इकोनॉमिस्ट जो थे, गवर्नर्स जो थे, वो लिखा करते थे। तो देयर इज अ सोर्स 4 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। व्हाट पावर डिड द रेसिडेंट हैव? रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होते थे? ना, जेम्स मिल बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। अब आप क्लास 9 में जाएंगे तो आप एक सोशल साइंस में आपका एक सब्जेक्ट और इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज इकोनॉमिक्स। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग होता है इकोनॉमिक्स। जेम्स मिल एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर थे। कहाँ से थे? स्कॉटलैंड से थे। उन्होंने रेसिडेंट्स, जो कंपनी ने रेसिडेंट्स को अपॉइंट किया था, उनके बारे में कुछ लिखा था। क्या लिखा था उन्होंने? We place a resident who really is king of the country। हम ऐसे रेसिडेंट को प्लेस करते हैं जो सच में वहां का राजा हो, उस कंट्री का राजा की तरह वो देखभाल वहां की देखभाल कर सके। ओके, सो वॉट एवर इंजंक्शंस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ही में एक्ट अंडर। इंजंक्शंस का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन को नॉन इंटरफेरेंस के दे रहा है, ही में एक्ट अंडर, उसको उसी के अकॉर्डिंग करना, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज द प्रिंस एक्ट्स इन परफेक्ट सबसर्वियंस। सबसर्वियंस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी को ओबे करते हो कोई क्वेश्चन के बिना, ठीक है, आपने ये काम बोला है, हम ये कर देंगे, दैट इज सबसर्वियंस। ओके, एंड दस व्हाट इज अग्रीएबल टू द रेसिडेंट्स। ऐसे रेसिडेंट्स को वो प्लेस करते थे, ठीक है। कौन प्लेस करता था? ब्रिटिश आर्मी प्लेस करती थी। दे आर मैनेज्ड without the
residents appearing much in administration, और वो मैनेज कर लेते थे कि रेसिडेंट्स को ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में आने की जरूरत नहीं है, उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिकल अफेयर्स में ज्यादा दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है. ओके, now but when anything of a different nature happens, the moment the prince takes a course which the British government think wrong, then comes clashing and differences. अब अगर कोई प्रिंस, कोई राजा जिसे लगता था ये सारी चीजें तो बहुत गलत हो रही है, हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए, उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि ये तो रॉन्ग है, तो उसके बाद क्या होता था, उन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता था, बैटल हो जाता था, लड़ाइयां हो जाती थी. ठीक है. Now, it's very interesting. टीपू सुल्तान, सबने नाम सुना होगा टीपू सुल्तान. इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता है. ओके, टाइगर ऑफ मैसूर क्यों बोला जाता है? एक छोटी सी स्टोरी है, आपके बुक में गिवन है, आप पढ़ना उसे. कि एक बार जो टीपू सुल्तान है मैसूर में फॉरेस्ट में अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ जा रहे थे, तो उनके सामने एक लायन आ गया था. ठीक है, और उनका जो वेपन था, उनकी जो बंदूक थी, गन थी, वो काम नहीं कर रही थी. उन्होंने क्या किया था, टीपू सुल्तान ने ओनली विद द हेल्प ऑफ डैगर. डैगर क्या होता है? नाइफ जो होता है, उस टाइम पे जो नाइफ यूज किया करते थे, छुरा यूज किया जाते थे, उसको हम डैगर बोलते हैं. डैगर से ही उन्होंने क्या किया था, उस टाइगर को मारा था, और उन्होंने बहुत ही ब्रेवली उस टाइगर का सॉरी लायन का सामना किया था. इट्स लायन और टाइगर, जस्ट वेट अ मिनट, it's tiger, sorry, tiger of Mysore. Okay, now at times company used direct military confrontation to protect its political or economic interest. कुछ ऐसा टाइम था जब जो कंपनी जो थी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का यूज करती थी उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए. बट कैसे? एक एग्जांपल है सदर्न इंडियन स्टेट्स ऑफ मैसूर. नाउ आपकी एक मैंने एक मैप शो किया है, ये इंडिया के सदर्न पार्ट का मैप है, जो आप अभी ये राइट साइड में देख रहे हो. राइट साइड में ये सारा तमिलनाडु का एरिया है. ठीक है, वेस्टर्न आप बोल सकते हो, साउथ ईस्ट है ये. और ये जो एरिया है आप देखते हो, ये देखो, ये वाला जो एरिया है उस टाइम पे मैसूर का एरिया ये वाला था. आज के टाइम पे मैसूर तमिलनाडु में है. ठीक है ना. और ये वाला जो है यहाँ पे मैसूर में, यहाँ पे क्या था, मालाबार कोस्ट था. कौन सा कोस्ट था? मालाबार कोस्ट. ओके, तो एक एग्जांपल क्या था मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का? सदर्न इंडियन स्टेट्स ऑफ मैसूर. नाउ ये जो अंकल की फोटो देख रहे हो आप स्क्रीन में, ये टीपू सुल्तान है, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है. Look, Mysore controlled the profitable trade of Malabar coast. जो मालाबार कोस्ट में जितना भी आपका माला कोस्ट क्या होता है, जो भी समुद्र के पास का इलाका होता है जहां से शिप जाती है, ठीक है, उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं. तो मालाबार कोस्ट एक जगह का नाम है जहां से ये सारी चीजें होती थी. मालाबार कोस्ट से जितना भी ट्रेड होता था, बिजनेस होता था, बहुत प्रॉफिटेबल था, और मैसूर सारा कंट्रोल कर रहा था. मैसूर के राजा कौन थे, नवाब कौन थे? हैदर अली. और उसके बाद कौन आए? टीपू सुल्तान. हैदर अली ने अप्रोक्सीमेटली 1761 से 1782 तक वहां पे रूल किया था, और टीपू सुल्तान ने 1782 से 1789 तक रूल किया था. नाउ मालाबार कोस्ट से अब कंपनी को क्या प्रॉब्लम, कंपनी क्या क्या परचेज करती थी मालाबार कोस्ट से? पेपर एंड कार्डमम. पेपर होता है आपका काली मिर्च, और कार्डमम होता है इलायची. ठीक है, पेपर और कार्डमम को परचेज करती थी कंपनी फॉर दिस पार्ट ऑफ द किंगडम. ठीक है, इस बट इन 1785 में क्या प्रॉब्लम हुई थी? टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड. चंदन बोलते हो आप, चंदन सुना होगा वर्ड, सैंडलवुड बोलते हैं उन्हें उसे इंग्लिश में, पेपर, कार्डमम. ठीक है, टीपू सुल्तान ने इन सारी चीजों की क्या कर दी थी? एक्सपोर्ट करना, जो ये ट्रेड कर रहे थे, एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था. ठीक है, उनके किंगडम से. और उन्होंने बोला था कि लोकल मर्चेंट्स को उन्होंने बोल दिया कि आपको कंपनी के साथ ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है. तो अब इससे क्या हुआ था? फिर से ब्रिटिशर्स का काम क्या था? वो तो बस कुछ भी उनको मना करते थे और उनको गुस्सा आ जाता था, और वो क्या करते थे? इससे कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो जाते थे. नाउ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान का कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी. अब इस वजह से क्या हुआ? अब टीपू सुल्तान ने तो उनको बोल
दिया, मना कर दिया कि आपको हम कोई भी ट्रेड नहीं करने देंगे। अब इससे क्या हुआ, दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी को गुस्सा आया और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गए और इस वजह से क्या हुआ था, मैसूर में 4 ऐसे वॉर्स थे जो मैसूर में लड़े गए थे। ठीक है, अब कंपनी ने देखा कि हैदर अली और टीपू तो सब सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, नाउ सारा कंट्रोल वही कर रहे हैं, तो उनके बीच में 4 वॉर हुए। कौन कौन से, 1767 से 69 तक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, 80 to 84 में सेकंड एंग्लो मैसूर वार और 90 से 92 तक 1792 तक 13 एंग्लो मैसूर। बट जो फोर्थ था, इन तीनों में तो जो मैसूर था, ये जो 3 वॉर हुए थे इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंग्लो मैसूर में, जो मैसूर था वो जीत रहा था। बट फाइनली इन 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था और उस बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। और इस मैसूर वॉर में कंपनी जो है टीपू सुल्तान को उन्होंने क्या किया था, टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया था और यहाँ पे बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी और कंपनी की विक्ट्री हो गई थी। बट इसके बाद में क्या हुआ, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ इसके बाद में क्या हुआ था। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ये देखिए, ये टीपू सुल्तान और उनके बच्चे हैं। ठीक है, वो एज ए हॉस्टेजेस लेके गए थे। ठीक है, अटैक के बाद इसके बारे में बताया गया है। ये टीपू सुल्तान और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर्स थे, इनके बीच में बात हो रही है। ठीक है, एज ए हॉस्टेजेस उनको लेके गए थे। नाउ इवेंट्स आफ्टर द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम के बाद में क्या क्या ऐसे इवेंट्स हुए थे। टीपू सुल्तान, आपको पता है सेरिंगापट्टनम का जो आपका ये बैटल था उसमें मर चुके थे। वो जो सेरिंगापट्टनम क्या थी, मैसूर की कैपिटल थी, उसको बचाते बचाते उनकी डेथ हो गई। नाउ मैसूर अब किसकी डायनेस्टी में आ गया, किसकी रूलिंग डायनेस्टी में आ गया था, वॉडेयर्स की। वॉडेयर्स एक रूलिंग डायनेस्टी का नाम है, उनके अंडर में मैसूर आ गया था। सब्सिडरी अलायंस भी, इस जो अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सब्सिडरी अलायंस, उसमें भी क्या हुआ था, इस स्टेट में मैसूर में इम्पोज हो चुका था। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। ये जो आप नीचे पिक्चर देख रहे हो ना, ये टीपू सुल्तान का टॉय था। ठीक है, दिस इज ए टॉय पिक्चर, टॉय टाइगर टॉय था। ठीक है, बट टीपू सुल्तान की डेथ के बाद इस टॉय टाइगर को क्या है, लंदन लेके चले गए थे। और इस टॉय टाइगर से क्या होता था, जैसे ही एक बटन होता था और उस बटन को क्या करते थे, जैसे ही चलाते थे तो ये जो टाइगर था वो अपना वो रोर करता था। और ये जो ब्रिटिशर आप देख रहे हो नीचे, ब्रिटिश आर्मी का एक पर्सन लेटा हुआ है, उसके गले में वो क्या करता था, मार देता था। सो बट सेरिंगापट्टनम में जब 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की डेथ हुई, तो ये जो टॉय था, ये किसका टॉय था, टीपू सुल्तान का टॉय था, इसको लंदन में ले गए थे। और आज की डेट में ये एल्बर्ट म्यूजियम में है लंदन में। ठीक है, अगर कभी लंदन जाना हुआ तो जरूर देख के आना टीपू सुल्तान का ये टॉय। तो क्लास, इफ यू हैव एनी डाउट, हमारे पास कुछ सेकंड्स आए हैं, जल्दी से पूछ लीजिए प्लीज, रेज योर हैंड्स।